Guys, good morning to all and welcome to तमर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे आज के प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडीज़ किया था, हमने पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसको एक्सप्लेन करने से पहले अपने दो कंसेप्ट पढ़े थे। दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को दो दूसरे कंसेप्ट होते हैं, मॉडल या थ्योरीज होती है, वो सपोर्ट करती है। वो थ्योरी कौन सी है? पहली तो अपने लिखी थी ड्यूलिटी यानी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरी अपने पढ़ी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्ली स्टडीज़ करेंगे किसके बारे में? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मॉडल ऑफ एटम। एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को स्टडीज़ करने से पहले हमें देखना है कि क्वांटम मैकेनिज्म होती क्या है। किसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिज्म? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द ड्यूलिटी ऑफ अ मैटर। मैटर की जो ड्यूलिटी होती है, डबल नेचर होती है, उसके साथ जो डील करती है, उसकी जिसमें स्टडीज़ की जाती है, क्वांटम मैकेनिज्म कहलाती है। तो क्वांटम मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the duality of matter particles या moving matter particles। पार्टिकल कैसा होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए, मूविंग माइक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल्स। जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल्स है, उसके साथ जो डील करती है, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन करती है, उसको अपन क्वांटम मैकेनिज्म बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिज्म एक थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है, इसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है और किससे रिलेटेड है? मूविंग पार्टिकल से है, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड है। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या बनता है? क्वांटम मैकेनिज्म इज अ थ्योरेटिकल मैकेनिज्म। इट इज़ अ थ्योरेटिकल मैकेनिज्म, ब्रांच कह सकते हैं। किससे रिलेटेड है, किसके लिए एप्लीकेबल है? मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल फॉर द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। कहाँ पे लागू करते हैं इसकी हम बात करें? ओनली फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। पार्टिकल कैसा होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए, और माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए, सूक्ष्म पार्टिकल होने चाहिए। बल्क पार्टिकल जो थे, लार्ज पार्टिकल है, उनके लिए क्वांटम मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होती है, उसकी स्टडी नहीं करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिज्म के डेवलपमेंट की हम बात करें, इसका डेवलपमेंट हुआ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किन वैज्ञानिकों ने इनके बारे में स्टडीज़ की, उसकी हम बात करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिज्म वॉज गिवन बाई हाइजेनबर्ग इन 1926 एंड श्रोडिंगर इन 1927। इन दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग काम करते हुए एक ही नतीजे पे पहुँचे। किस नतीजे पे? क्वांटम मैकेनिक्स पे, ड्यूलिटीज और इससे संबंधित कंसेप्ट उस पर पहुँचे। तो इसका जो डेवलपमेंट की हम बात करें, या क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया किसने किया? हाइजेनबर्ग ने 1926 में, और एरिन श्रोडिंगर जो है उसने 1927 में मूविंग पार्टिकल्स है, मूविंग पार्टिकल के बारे में स्टडीज़ की। तो उनमें जो ड्यूलिटीज वगैरह उससे संबंधित कुछ उनको कॉन्सेप्ट मिले हैं। यही उनकी क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स होती है, डेवलप बाय इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली हाइजेनबर्ग
In 1926 and Erwin Schrödinger या Schrödinger in 1927, इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम ध्यान रखना है। हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था उसको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे जो स्टडीज़ करेंगे किसकी करेंगे, श्रोडिंगर की बात करेंगे। और श्रोडिंगर ने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दी थी, मूविंग पार्टिकल जो होता है मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड, उसने एक इक्वेशन दी थी, उसको अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंसिडर करते हैं। श्रोडिंगर ने क्या किया था, जो पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको एटम और मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, उनके लिए एक मैथमेटिकली इक्वेशन दी थी। वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहलाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड ड्यूलिटी ऑफ द मैटर, हाइजेनबर्ग ने क्या किया, क्वांटम मैकेनिज्म को डेवलप किया। सबसे ज़्यादा जो क्वांटम मैकेनिज्म की हम बात करते हैं रोल जो है किसका होता है, श्रोडिंगर का होता है। श्रोडिंगर ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स और ड्यूलिटी जो है इन दोनों को कोरिलेट करके, इन दोनों की स्टडीज़ करने के बाद उन्होंने किस नतीजे पर पहुंचे, क्या था, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपन कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिज्म किस पे बेसिस है, किस पे वर्क करती है, ड्यूलिटी ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। जो श्रोडिंगर ने जो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिज्म दी थी वो किस बेसिस पे थी, इट इज़ वर्क या इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूलिटी ऑफ मैटर, यानी वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल वेव कह सकते हैं, ड्यूलिटी जिसको बोलते हैं, यानी ड्यूलिटी ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, यानी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ऐसा सिस्टम जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स पाया जाता हो, सिस्टम विच कंटेन एटम और मॉलिक्यूल्स, उसके लिए श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकली इक्वेशन डेराइव की। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। मैटर पार्टिकल्स या सिस्टम अपन कह सकते हैं, सिस्टम विच कंटेन एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिस्टम्स, जो सिस्टम क्या है, एटॉमिक फॉर्म है या फिर क्या है, मॉलिक्यूल का फॉर्म है। कंटेनिंग मतलब हम उस सिस्टम की बात करें या तो सिस्टम एटॉमिक स्टेट में है या फिर क्या है, मॉलिक्यूल स्टेट में है। इसके लिए हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकली इक्वेशन डेवलप की फॉर सच सिस्टम या फॉर दिस सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको समझ लो। फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम Schrödinger, not for Heisenberg. Schrödinger gives mathematically equation मैथमेटिकली क्या इक्वेशन देती है उसकी अगर हम बात करें, एच कैफ साई इज इक्वल टू ई माइनस ई शाई, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहाँ पे एच कैप की हम बात करते हैं, ये क्या होता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकली कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं एच कैप जो है, इसको बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। इसका ध्यान रखना है। एच कैप की जो बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, एच कैप यहाँ पे क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ऑपरेटर कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, एक मैथमेटिकली कांस्टेंट है।
ऑपरेटर क्या करता है, किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगने के बाद में क्या करता है, उस फंक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन जो होती है। अब यहाँ पे हमने लिखा कि एच कैप जो होता है वो क्या होता है, मैथमेटिकली फंक्शन होता है जिसको हैमिल्टन फंक्शन या हैमिल्टन ऑपरेटर कहते हैं। साई जो होता है, साई को अपन वेव फंक्शन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। जो ड्यूलिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ड्यूलिटी की बात करते हैं, वो साई होता है। एक बात ध्यान रखना है, साई जो होता है हर कण से रिलेटेड है। सिंपली अगर मैं साई भगवान की बात करूँ तो कण कण में साई, तो यहाँ पे कण का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उससे संबंधित साई तो होगा ही होगा। तो कण कण में साई, घट घट में साई। तो यहाँ पे साई की बात करें तो ये क्या होता है, एक वेव फंक्शन है। और वेव फंक्शन किसको डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, तो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल। एक बार वापस समझ लो, सुन लो, क्वांटम मैकेनिज्म क्या होती है। ऐसे मैकेनिज्म तो मैटर की जो ड्यूलिटी है, ड्यूलिटी से संबंधित होती है। यह एक थ्योरेटिकल ब्रांच है, ये थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है। और किससे संबंधित है, मूविंग पार्टिकल्स जो है, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स से संबंधित है। इसको डेवलप किसने किया था, हाइजेनबर्ग एंड इरविंग श्रोडिंगर ने किया था। इन दोनों ने अलग अलग काम करते हुए जो रिजल्ट निकाला, नतीजा निकाला, उन दोनों का एक ही होता है, ड्यूलिटी ऑफ मैटर, कि मैटर ड्यूल नेचर रखता है। फिर इसकी डेरिवेशन की हम बात करें, इसके लिए एक मैथमेटिकली डेरिवेशन करने के बाद में क्या होता है, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बताई थी, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। इसको अपन बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एच कैप श्रोडिंगर क्या होता है, हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, फंक्शन होता है। साई जो होता है क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। ई जो होती है टोटल एनर्जी होती है उस सिस्टम की, जो सिस्टम अपन ले रहे हैं, सिस्टम एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, उस सिस्टम की क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी में हम जानते हैं कि एनर्जी की वेरिएबल फॉर्म होती है, उनमें से कोई भी वेरिएबल फॉर्म हो सकती है। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो भी है सब कुछ खेल किसका है, सब कुछ खेल जो है वो वेव फंक्शन साई का है। सब कुछ फंक्शन किसका है, सब कुछ गेम किसका है, कराकरा किसका है, साई का है। साई की हम बात करते हैं, कड़कड़ में साई, गटगट में साई, जहाँ देखो वहाँ साई। साई मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, साई की बात कर रहा हूँ। अब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए करेंगे सॉल्व, एकल परमाणु जो होते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु है जो हाइड्रोजन है, उसकी हम बात करते हैं। अब हम हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन परमाणु। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एच एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन जो होता है क्या इन्फॉर्मेशन देता है। एक तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी एटम जो होता है, किसी भी एटम में क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। कोई भी एटम जो होते हैं, उस एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। इसको अपन एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये एटम के क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है। और इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं। यस, ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड एंड रिलेटेड टू देयर वेव फंक्शन। अभी एनर्जी लेवल है तो प्रत्येक एनर्जी लेवल का अपना क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, साई होता है। ये साई, अगर मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ, ये हमारा प्रथम एनर्जी लेवल है, ये द्वितीय एनर्जी लेवल है, सेकंड है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है। इसका वेव फंक्शन साई 1 होगा, साई 2, साई 3। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात करें तो क्या करता है, किसको रिलेट करता है, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, एनर्जी लेवल ऑफ एटम, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स, उस एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स एवं उससे रिलेटेड वेव फंक्शन, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। कौन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
यहाँ पे मैंने तीनों कंसेप्ट बता दिए, एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन, इनको कोरिलेट करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, कौन करता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हालांकि मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात सिर्फ हाइड्रोजन को ही कंसिडर नहीं करते हैं, सभी एकल इलेक्ट्रॉनिक युक्त स्पीसीज है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन इसका आगे एक नोटेबल पॉइंट रहेगा, ये किसके लिए वर्केबल नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनके लिए इसको एप्लीकेबल नहीं मानते हैं, ये उसका सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं देती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनमें जो इनकी क्वालिटीज़ होती है वेव वगैरह है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, उनके लिए हम अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटल मेथड यूज लेते हैं। यस, अब श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एच एटम क्या इंफॉर्मेशन देती है, किसको कोरिलेट करती है, एटम के जो डिफरेंट एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन एवं उससे संबंधित वेव फंक्शन है, उससे क्या करती है, रिलेट करती है। कौन करती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करती है। अब जब हाइड्रोजन एटम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टॉपिक आता है। हाइड्रोजन एटम्स के लिए, परमाणु के लिए, व्हेन वी सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देन दिस इक्वेशन गिव्स 3 क्वांटम नंबर, सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करता है, 3 क्वांटम नंबर का सेट है वो देता है। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एच एटम गिव्स the solution of Schrodinger wave equation for H atom gives 3 set of quantum number. थ्री सेट ऑफ क्वांटम नंबर, जिसको अपन एन, एल और एम से इंडिकेट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अभी तक आपने जो सुना है क्वांटम नंबर के बारे में, आपने ये सुना कि क्वांटम नंबर 4 होती है, क्वांटम संख्या 4 होती है, लेकिन ये 4 क्वांटम संख्या जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसकी खोज जो है अलग टाइप से हुई है। तो यहाँ पे 3 क्वांटम संख्याएं होती है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिज्म से इसको इन्वॉल्व किया है। जो 3 क्वांटम नंबर है, 3 क्वांटम नंबर है, एन क्वांटम नंबर, एल क्वांटम नंबर एंड एम क्वांटम नंबर, ये क्वांटम मैकेनिज्म का ही रिजल्ट है। उसमें भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो ये 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है। 3 क्वांटम नंबर्स वर ऑब्टेन्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और एक चौथी क्वांटम नंबर होती है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो अलग होती है, उसकी अलग से हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए जब जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करता है, ये 3 क्वांटम संख्याओं का सेट है वो देता है, गिव्स 3 क्वांटम नंबर। और ये तीनों क्वांटम नंबर जो होती है क्या करती है, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है, वो उस एटम के अंदर ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। ऑर्बिट डिफर होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग रीजन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक ऐसा रीजन न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है, वो ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिट जो होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है, जिसको बोहर ने बताया था। ये अब आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है उसके लिए एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, उसके लिए इसको लागू नहीं किया जाता है, उसके लिए इसका सॉल्यूशन सही नहीं मिलता है। तो नोटेबल पॉइंट क्या होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज नॉट Schrodinger wave equation is not applicable for multi-electron atoms. Multi-electronic atoms, इसके लिए अपन क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटर मेथड इज यूज। इस टाइप की जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं उनके लिए क्या यूज लेते हैं, उनकी कैलकुलेशन के लिए
हम क्या यूज़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली मेथड यूज़ लेते हैं। वहाँ पे इनके जो रिजल्ट है, इनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट आते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आते हैं। जब श्रोडिंगर वेव को सॉल्व करते हैं, उसकी एनर्जी है, उनसे रिलेटेड अदर प्रॉपर्टीज़ है, ये सभी हमें एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं। किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेव फंक्शन साई की बात कर रहे हैं। वेव फंक्शन साई क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। एक तो आपको बात ध्यान रखना है, जहाँ पे कण है वहाँ साई रहेगा। मैंने कई बार बोला है, कण कण में साई बसता है। जहाँ पे कोई पार्टिकल है, जहाँ पे कोई कण है, वहाँ तो वेव फंक्शन साई तो रहेगा ही रहेगा। घट घट में साई, कण कण में साई। साई मतलब जहाँ देखो वहाँ साई, साई मतलब वेव फंक्शन में साई की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, मूविंग पार्टिकल्स है, वहाँ पे तो वेव फंक्शन रहेगा ही रहेगा। क्या इंडिकेट करता है वेव फंक्शन, अभी मैंने बताया है, किसी एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या उस कक्षा की एनर्जी इनसे रिलेट होता है, इनके बारे में ही बताता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो साइन तो आ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स है, एक कण है, एक पार्टिकल है, तो उससे रिलेटेड साइन तो रहेगा ही। तो सिंपली हमें ध्यान रखना है, साइन क्या होता है, सभी मूविंग पार्टिकल जहाँ पे हैं, कोई कण है, वहाँ पे तो साइन रहेगा ही। तो सिंपल सा ट्रिक के कंसेप्ट याद रखो, कण कण में साइन है, कण कण में साइन है। अब ये साइन का रोल क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। कण कण में साइन तो है, अब साइन क्या बताता है उस कण के बारे में, उसकी हम बात करें। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन यानी वेव फंक्शन। साइन को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ, फिकेशन कह सकते हैं, फिकेंस कह सकते हैं, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन साई है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपली हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं वेव फंक्शन साई की। इसके ऊपर मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस की बात करें तो साइन का कोई मैथमेटिकली सिग्निफिकेशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर से संबंधित जो वेव होती है, उस वेव का एम्पलीट्यूड है उसको शो करता है। साई जो होता है, साई का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है, ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। किससे, जो एटम्स के अंदर एनर्जी स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होता है, यस, तो उसकी जो रिलेटिव में हम वेव नेचर की बात करते हैं, उस वेव से संबंधित एम्पलीट्यूड होता है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे अपन एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या है, साई है। यहाँ पे साई न्यूनतम है, यहाँ पे साई क्या है, मैक्सिमम है। न्यूनतम मतलब 0 है, यहाँ पे साई क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे साई क्या आ गया, वापस नेगेटिव आ गया। ये साई एम्पलीट्यूड को शो करते हैं। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। तो सिंपली हम कह सकते हैं साई, वेव फंक्शन साई है, क्या बता रहा है, किसी वेव से संबंधित एम्पलीट्यूड को शो करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। जो वेव मूविंग पार्टिकल से रिलेटेड है, मूविंग पार्टिकल की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, इसका जो वेव है, एम्पलीट्यूड है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, कौन देता है, साइन देता है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। बट यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर लेता हूँ, किसके लिए लेता हूँ, फॉर लाइट वेव। अगर मैं लाइट वेव की बात करता हूँ, प्रकाश तरंगों की बात करता हूँ, उस केस में ये किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या सकते हैं, लाइट वेव के लिए क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, साई स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जब हम क्या करते हैं,
इसको कोरिलेट करते हैं, किससे करते हैं कोरिलेट? एटम से करते हैं, मॉलिक्यूल से करते हैं। उस केस में हम जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कौन से रीजन में मिलेंगे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है कौन देता है? साई स्क्वायर देता है। साई स्क्वायर जो है एटम्स और मॉलिक्यूल की हम बात करें, मैटर वेव की अगर बात करें हम साई के, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, यानी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। अराउंड द न्यूक्लियस कह सकते हैं, या पार्टिकुलर रीजन जो होता है, पार्टिकुलर एरिया जो होता है उसकी हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से उसके पाए जाने वाली संभावना को व्यक्त करता है, यानी जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? अधिकांश होती है, मैक्सिमम होती है। तो साई स्क्वायर के सॉल्यूशन से ही, यानी साई के सॉल्यूशन से ही हम क्या करते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन से ही या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही हमारे पास एक नई टर्म आती है, वो नई टर्म को इंट्रोड्यूस करता है। सॉल्यूशन ऑफ साई गिव्स नई न्यू टर्म्स। क्या करता है? जब इसका साई का अपन सॉल्यूशन करते हैं, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन gives new information about finding the probability of electron density electron densities around the nucleus in an atom is called orbital. ये ऑर्बिटल जो आया है कहाँ से आया है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही आया है। ऑर्बिटल जो टर्म को इंट्रोड्यूस किया किसने किया था? श्रोडिंगर ने किया था। ये आपको ध्यान रखना। ऑर्बिटल जो आता है, ऑर्बिटल क्या होता है? वेल डिफाइंड पाथ की हम बात नहीं करेंगे, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये बोहर ने बताया था। आगे हम बात करेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो डिफरेंस होता है क्या होता है, इस पर अपन डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट यहाँ पे जो है ऑर्बिटल जो आता है, ऑर्बिटल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से ऑर्बिटल आता है? ऑर्बिटल आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। न्यूक्लियस के अराउंड का वह पाथ, अब ये सर्कुलर हो सकता है नहीं हो सकता है, इसकी शेप कैसी है ये हम नहीं कह रहे, बट हम ये कहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड का वह स्पेस, वह जगह जहाँ पे फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। 90 या 90% से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मिलती है। यहाँ पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है 90 से 95% इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ से हुआ? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हुआ है। बोहर से कोरिलेट इसको नहीं करना है। बोहर ऑर्बिट के बारे में बताता है जिसको कक्षा बोलते हैं, शेल बोलते हैं, जो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ नहीं होता, ये 3D पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। पाथ कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। अब जब हम हाइड्रोजन और उसके लाइक एटम्स की हम बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या करती है? हमने कहा कि जो एटम के अंदर एनर्जी लेवल जो होते हैं, उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जीज क्या होती है, उस एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा किसी एनर्जी लेवल में जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका भी अपन मेजरमेंट करते हैं। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग एनर्जी मिलती है किसी ऊर्जा स्तर की, किसी एनर्जी लेवल की। मैं सपोज यहाँ पे एक एटम में जो हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स है,
मैं किसी nth एनर्जी लेवल की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ये इवन फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, जो भी nth एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस एनर्जी लेवल की, दैट मीन्स किसी भी एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा। कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है उसको देखिए। फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि इसका, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ एनी एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर होती है, जूल पर एटम के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम दैट इज एम ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ पे क्या है जो क्वांटम नंबर होते हैं, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, यानी कौन सा एनर्जी लेवल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड एनर्जी लेवल है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, nth एनर्जी लेवल है तो एन की वैल्यू ये होगी। और एच एनर्जी, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसको हम कई बार पहले जिक्र कर चुके हैं। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। जब यहाँ पे बोहर ने जो एनर्जी दी थी, बोहर एनर्जी और इसकी एनर्जी के मध्य कंपैरिजन करें तो दोनों का जो सॉल्यूशन जो होता है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकली सॉल्यूशन जो होता है, मैथमेटिकली वैल्यू जो होती है वो सेम मिलती है। बोहर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो, और क्वांटम ये श्रोडिंगर एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला ये होता है। और बोहर एनर्जी लेवल के लिए हम एनर्जी को फाइंड आउट करते थे, कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूलाज क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस यूनिट में हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए बोहर मॉडल उनके सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, यानी किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी की हम बात करें, बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ना करें, हमने यहाँ पे क्या लिया है, जूल में लिया है, जूल पर एटम लिया है। तो मैं यहाँ पे जूल पर एटम की बात करूँ तो हमें क्या मिलता है, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये इसका हम सॉल्यूशन करें, पाई की वैल्यू रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखें, प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू रखें, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यही सेम की सेम मिलेगी। श्रोडिंगर एनर्जी लेवल और बोहर एनर्जी लेवल जो है, उनकी जो एनर्जी मिलती है वो सेम की सेम मिलती है। जब यहाँ पे पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रखते हैं एंड प्लैंक कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें वापस यही का यही सेम रिजल्ट ही देगा। यस, तो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल, और किससे संबंधित है, ड्यूलिटी से संबंधित है। और हाइड्रोजन एटम्स के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो आपको ध्यान रखना है, साइज जो होता है क्या करता है, एम्पलीट्यूड को शो करता है, साइज स्क्वायर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, अगर हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए इसको सोल्व करते हैं तो 3 क्वांटम संख्याओं का सेट देती है। 3 क्वांटम संख्या कौन सी होती है, एन क्वांटम संख्या, एल क्वांटम संख्या, एम क्वांटम संख्या। क्या होती है, जस्ट आगे वाला टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर ही रहेगा। फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या करती है, इसकी मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, किसी एनर्जी की जो किसी एनर्जी लेवल की ऊर्जा, स्तर की ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में ये रिलेशन बताती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये बता रहा है कि मैटर जो होता है क्या करता है, ड्यूल नेचर रखता है, यानी ड्यूलिटी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है। अगला इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें, क्या करता है, एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग होता है 90 to 95%, उससे भी अधिक इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल बोलते हैं। और फिर ये भी कहता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी कैसी होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, दैट मीन्स क्वांटिनाइज्ड होती है। ये सिंपली हम कह सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एप्लीकेशन है। और किससे रिलेटेड है, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड है। और ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकली हम इस टाइप की बातें नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिकली हमने इसको कहा कि इसको प्रूव कर, तो श्रोडिंगर क्या कहता है,
चुप हो जाता है। तो थियोरेटिकली साइंस है ये, क्वांटम मैकेनिज्म एक थियोरेटिकल साइंस है, एक थियोरेटिकल साइंस की ब्रांच है। प्रैक्टिकली इसको हम बात नहीं करेंगे, इसकी कैलकुलेशन वगैरह वगैरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको अपन एमएससी लेवल की जो बात करेंगे, फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में और स्टडीज़ करेंगे अगर हमारे सिलेबस में है तो। यस, तो ये क्या है, हाइड्रोजन एटम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्वांटम नंबर, जहाँ से क्वेश्चन जो है अभी 2000 जो लास्ट वाला आरपीएससी पेपर हुआ था, 22 वाला पेपर हुआ था, उसमें क्वांटम नंबर से संबंधित हमें क्वेश्चन एक मिला था। तो वो क्वेश्चन क्या था उसका भी जिक्र करेंगे। और अब हम जो है यहाँ पे नई टर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। कहाँ से आती है, क्वांटम मैकेनिज्म से ही आती है। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन जो है 3 क्वांटम संख्याएं देता है। अगली हमारी हेडिंग रहेगी क्या है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होता है, सिंपली हम बात करें क्वांटम नंबर की, हम बात करें तो टोटल क्वांटम संख्या 4 होती है। इन 4 क्वांटम संख्याओं में 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जब साई को सॉल्व करते हैं, साई का हल करते हैं, तो साई का सॉल्यूशन जो होता है, वेव फंक्शन का सॉल्यूशन जो होता है 3 क्वांटम नंबर का सेट देता है। लेकिन चौथी क्वांटम संख्या अलग होती है, जिसको अपन चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। अगर मैं क्वांटम नंबर की मैं बात करूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। देयर आर सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 संख्याओं का, 4 नंबर का एक सेट होता है। क्वांटम नंबर की अगर बात करें, दीज आर सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स कौन से हैं, N, L, M and spin S, which gives information about size, shape, orientation of atomic orbitals, and spin of electrons. क्वांटम संख्या 4 संख्या होती है, 4 संख्याओं के सेट होती है जो आकार, आकृति और अभिविन्यास, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, और उसके साथ साथ क्या करती है, आकार, आकृति और ओरिएंटेशन किसका, ऑर्बिटल का, कक्षक का। और स्पिन क्वांटम संख्या होती है, क्या करता है, एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, उस चक्रण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये चारों क्वांटम संख्या पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, एड्रेस होता है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्वांटम संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हम जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वगैरह वगैरह कहाँ मिलेगी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ये उसके बारे में हम इसको बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ रहेगा, थोड़ी देर बाद में कहाँ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट, एक पर्टिकुलरली एड्रेस है। परमानेंट तो अपन नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमानेंट एक जगह पे नहीं पाया जाता। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो हमने कहा कि मोस्ट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज होती है, वो कहाँ पे रहती है, वो मोस्ट फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बता सकता है कौन, क्वांटम संख्या। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना, हमने कहा कि अब 4 क्वांटम संख्या जो होती है, 4 नंबर का सेट होती है, जो क्या होती है, N, L,
m और s होती है। हमें ध्यान रखना है ये 3 क्वांटम संख्या जो होती है, 3 क्वांटम संख्या जो होती है रिलेटेड होती है किससे? ऑर्बिटल से। इलेक्ट्रॉन से तो है ही, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर कौन मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे, ये ऑर्बिटल से रिलेटेड है। और ये जो है s क्वांटम संख्या जो होती है, ये स्पिन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है उससे रिलेटेड है, ये ऑर्बिटल से रिलेटेड नहीं होगी। तो ये अलग से हैं, अलग है मतलब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा प्राप्त नहीं होती। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ये तीनों क्वांटम संख्या को देता है। अब कौन सी क्वांटम संख्या क्या बताती है इसके बारे में हम डिटेल से तो पढ़ेंगे ही। अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज बताएं, एन जो होता है, एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की साइज क्या है, कितना बड़ा होगा, साइज एंड एनर्जी के बारे में बता रही है। साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, कौन करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एजेमेथल क्वांटम संख्या जो होती है क्या करती है? ये स्पेशली ऑर्बिटल का जो शेप है, शेप कैसा है, ऑर्बिटल किस शेप का है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल की हम बात करें, बाकी एनर्जी वगैरह तो पता करते ही है, n+l रूल वगैरह जो होता है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य मैं बात करता हूँ क्या करता हूँ, शेप के बारे में बता रहा हूँ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है क्या करती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करती है, लेकिन मुख्य जो इसका रोल होता है, मेन फंक्शन जो होता है क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सेट ऑफ 4 नंबर्स दे गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप एंड ऑर्बिटल्स इन ओरिएंटेशन। एन जो है सीक्वेंस में हमने लिखा है, एन क्या बता रहा है? साइज के बारे में, किसकी? एटम के जो ऑर्बिटल है उसकी साइज के बारे में। एल क्या बता रहा है? शेप कैसी है? साइज अलग होता है, शेप अलग होता है। मैंने कहा कि साइज बड़ी है, तो बड़ी साइज आकार को नहीं बताती है, आकार को बताती, सॉरी आकृति को नहीं बताती है। साइज का मीनिंग कि बड़ा आकार, छोटा आकार, कैसा है, रेखीय है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, या फिर उसकी और कोई आकार आकृति है, तो आकृति अलग होती है। ये आकार को बता रहा है, ये शेप है, ये साइज है, दैट मीन सॉरी ये साइज है, कौन है? एन साइज को बता रहा है। एल क्या बता रहा है? जिसको एजेमेथल क्वांटम संख्या बोलते हैं, द्विघांशी क्वांटम नंबर बोलते हैं। और एम जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ क्या करता है? ओरिएंटेशन जो है, अभिविन्यास क्या है उसका। हम स्पेस में किसी अभिविन्यास की बात करें, स्पेस में जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे अपने लिखा, मैंने कहा कि ये लॉब जो है px है, py, pz है, तो ये उसका क्या है? अभिविन्यास है। दैट मीन्स पी लॉब्स का जो ओरिएंटेशन कहाँ है? अलोंग द एक्सिस एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। ये अभिविन्यास की बात करते हैं। और एस होता है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता है, रोटेशन तो होता ही इलेक्ट्रॉन का, अपनी जगह पे भी क्या करता है? स्पिन करता है। उस स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ±½ होती है। ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर कहाँ से मिलती है? 3 क्वांटम नंबर जो है, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती है, और 4th क्वांटम नंबर जो है अलग होती है। अलग कौन सी होती है? स्पिन क्वांटम नंबर। तीनों क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल से संबंधित होती है, 4th वाली इलेक्ट्रॉन से होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर ही होता है, बट हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ये फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो होती है एन, एल, एम के फॉर्म इसको इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो होता है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइज एंड उसकी एनर्जी से रिलेटेड होता है। एल क्वांटम नंबर जिसको एजेमेथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, शेप से रिलेटेड होता है। और एम क्वांटम नंबर जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स उससे संबंधित होता है। अब हम यहाँ पे इनकी बात करें, इनकी एप्लीकेशन के साथ साथ इनके भी जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं और इनका पर्टिकुलर रोल क्या होता है, उनकी इंडिविजुअली बात करेंगे। तो हम अलग अलग 1 बाय 1 स्टडीज़ करेंगे। फर्स्ट अपन कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे एन क्वांटम नंबर जिसको अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
फर्स्ट हमारी क्या रहेगी, हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन एन से इंडिकेट करते हैं, एन होता है, एन को अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। यह क्वांटम नंबर जो है क्या करता है, किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज and energy of atomic orbitals in which electron is occupied. एनर्जी कैसे रिलेटेड होती है, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं, बोर ने जो दी थी, अभी श्रोडिंगर की भी बात की अपन ने, वहाँ पे एनर्जी में क्या मिली, ई एन को क्या पढ़ा था अपन ने, 2π² mv² अपॉन n² h²। तो ये एनर्जी और इसका रिलेशन है। साइज जो थी रेडियस की बात करते हैं, एन यहाँ पे क्या है, ये कक्षक है, कक्षा को बता रहा है n1 n2 n3। तो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो एटम की साइज होती है, वो साइज कैसी होती है, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसकी अगर वैल्यू की हम बात करें, इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसका मान 1 से लेके अनंत तक, इन्फिनिट तक होता है। इसका जो दूसरा नाम होता है, इसको अपन बोहर क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। एन का दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बोहर क्वांटम नंबर, also known as Bohr quantum number। ये बोहर क्वांटम नंबर से भी जाना जाता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसकी वैल्यूज क्या मिलती हैं, 1 से लेके इन्फिनिट होती है। क्या बता रहा है, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, उसकी साइज़ के बारे में, एटम की साइज़ के बारे में और उसकी एनर्जी क्या होती है ऑर्बिटल की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यस तो एनर्जी का एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा अपन इसके अकॉर्डिंग भी फिलअप करते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग। ये जब अपन आगे की बात करेंगे, जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग, हम इसकी बात करेंगे। तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसके बाद वाली जो है आगे की क्वांटम नंबर, जिसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से समझ में आता होगा। जो टेलीग्राम हमने बना रखा है या फिर जो वीडियो हम बना रहे हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक जो है उसमें आप उसको विजिट करिए, टेलीग्राम पे जाइए। तो टेलीग्राम में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपकी है उस प्रॉब्लम को आप डिस्कस बॉक्स जो है, मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स में आप डालिएगा। तो डेफिनेटली आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर्ली नोट्स, प्रॉपर्ली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को देखते होंगे, और अगर नहीं देख रहे, आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।